नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए बुक आई है उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं दोपहर 12 बजे जो हमारी क्लास होती है वह सामान्य ज्ञान की होती है। सामान्य ज्ञान में बात करें तो हमने अब तक जो है 8 वीडियो को अपलोड कर दिया है। 8 वीडियो में हमने बात करें तो हिस्ट्री के सभी प्रश्नों को अपलोड कर दिया है। आज से जो हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा वह भूगोल का प्रश्न होगा, जिसमें हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें पहला वीडियो आज यह रहेगा, जिसमें से प्रश्नों की संख्या 1 से लेकर 30 प्रश्न इस वीडियो में शामिल रहेंगे। ठीक है। और अगर बात करते हैं, आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सामान्य ज्ञान के साथ साथ आप हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, इन सभी का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं भारत के भूगोल से। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व से विषय बना रहता है। आपसे पूछा गया है कि भारत का पश्चिम में पड़ोसी देश कौन है, तो आप कहेंगे, अगर मैप की बात करते हैं, कुछ इस प्रकार के मैप भारत का है। देखिए, इंडिया का कुछ इस तरीके से है। ठीक है। अब बात करते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम इस साइड में है। इस साइड में कौन कौन देश साझा करते हैं सीमा, तो आप कहेंगे पाकिस्तान है और दूसरा अफगानिस्तान है। दो ही देश हैं जो पश्चिम की साइड से भारत की सीमा साझा करते हैं। तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाले में दिया गया है पाकिस्तान। तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बताया गया है, देखिए, भारत तथा पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। पूछ लिया जाएगा रेड क्लिफ रेखा जो है किसको किसको अलग करती है, तो आप कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा के कुल लंबाई की बात करें तो 3,323 किलोमीटर है। कितना है? 3,323 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है। भारत के 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। पूछ लिया जाएगा कि पाकिस्तान जो है भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगर पूछ लिया जाएगा टोटल कितने, तो आप कहेंगे 5। अगर उसमें पूछा जाएगा राज्य की, तो आप कहेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और वो पूछा जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आप कहेंगे 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। चलिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत का समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में द्वीपों में से कितने द्वीप शामिल हैं। भारत के दक्षिण में कितने द्वीप शामिल हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ 2 द्वीप शामिल हैं, एक मालदीव और दूसरा जो है श्रीलंका। ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखते हैं। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि श्रीलंका भारत के पाक जलडमरू मध्य और किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। भारत श्रीलंका से एक तो पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है, और किसके द्वारा निर्मित, एक और कह सकते हैं, तो आप कहेंगे बंगाल खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, मन्नार की खाड़ी। चलिए, देखते हैं चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए, इसमें बताया गया व्याख्या के रूप में कि आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। पूछ लिया जाएगा कि पाक की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे आदम ब्रिज जो है उसके उत्तर में पाक की खाड़ी है
और उसी के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। यह मान लीजिए आदम ब्रिज है। आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी है? तो आप कहेंगे उत्तर में जो हो जाएगी यह पाक की खाड़ी है, और दक्षिण में कौन सी हो जाएगी? तो आप कहेंगे मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि भारत अपनी लगभग कितनी भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? भारत अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन में दिया गया है आपके 106 किलोमीटर, 306, 506 और 706। तो आप कहेंगे सबसे कम सीमा साझी होती है, जो कि 106 किलोमीटर है। चलिए पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें व्याख्या के रूप में पहले बताया गया है कि व्याख्या में बताया गया है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो कौन सी सीमा है? तो आप कहेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है? तो आप कहेंगे डूरंड रेखा खींची गई है। और वहीं भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप कहेंगे पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा कौन से? रेड क्लिफ नामक रेखा अलग करती है। ठीक है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? तो आप कहेंगे रेड क्लिफ रेखा है। डूरंड रेखा से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा साझा होती है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अफगानिस्तान जो है उसकी सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य के साथ सीमा साझी करती है? तो आप कहेंगे केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम लद्दाख है। केवल वहाँ अफगानिस्तान से सीमा अकेले साझा करता है। कौन? लद्दाख। टोटल दूरी 106 किलोमीटर की दूरी सीमा साझा करता है लद्दाख जो है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में कौन से स्थान पर आता है? तो आप कहेंगे 7वें स्थान पर आता है, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। चलिए आगे बताया गया है व्याख्या के रूप में। देखिए कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, पहले नंबर पे रूस है सबसे बड़ा, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान भारत का है। ठीक है, 7वां स्थान किसका है? भारत का है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप कहेंगे रूस, उसके बाद कनाडा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि इसमें बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश जो है यह भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। और बात कर लेते हैं इसके व्याख्या के रूप में बताया गया है कि बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक पश्चिम बंगाल से लगती है। पूछ लिया जाएगा भारत सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश के साथ। पूछ लिया जाएगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अधिक सीमा साझा करता है? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल वह है जो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की मुद्रा की बात करते हैं, टका है। बांग्लादेश की राजधानी की बात कर लेते हैं तो ढाका जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? लातूर है, कच्छी द्वीप है, जांगम है, दीवर है। तो आप कहेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में जो द्वीप का नाम है यह है कच्छतीवु द्वीप है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या के रूप में बताया गया है, देखिए श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है पिदुरु तालागाला है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आप कहेंगे पिदुरु तालागाला है। ठीक है, श्रीलंका के अन्य नाम से किसे नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे रत्नद्वीप, सिंघल द्वीप और तपोवन के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका को किस किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे रत्नद्वीप या फिर सिंघल द्वीप
या फिर तपोवन भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। पूछा गया है कि भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? भारत का कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो आप कहेंगे, अगर ऑप्शन पे चलते हैं तो पंजाब आपके साइड पश्चिम में हो जाएगा। भूटान की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं नेपाल के साइड में भूटान है, और दिशा की बात करते हैं तो आप इसे कह सकते हैं पूर्व की दिशा में कह सकते हैं, या फिर आप उत्तर और पूर्व की दिशा में भी कह सकते हैं भूटान स्थित है। लेकिन बात करते हैं पंजाब राज्य जो है पश्चिम में स्थित है, तो अर्थात यह सीमा साझा नहीं कर सकता है। ऑप्शन से भी जा सकते हैं आप। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा भी नहीं साझा करता है। जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल ऊपर में हो जाएगा, तो आप कहेंगे यह नहीं होता। बचा कौन हमारा भूटान के साथ है जो सीमा साझा करने वाला राज्य है? आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, व्याख्या के रूप में बताया गया है कि भारत तथा भूटान के मध्य सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। भारत और भूटान के मध्य सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर साझा होती है? तो आप कहेंगे 699 किलोमीटर है। भूटान की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। पूछ लिया जाएगा भूटान की सीमा जो है कितने राज्य से लगती है? तो आप कहेंगे 4 राज्य से लगती है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? भारत अपनी भूमि जो है, भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो आप कह सकते हैं पहला कौन सा है? पहला होता पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और कह सकते हैं चीन हो जाएगा, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी है, साथ ही साथ म्यांमार भी जो है सीमा साझा करता है, भूमि सीमा। हमसे पूछा गया है टोटल कितने हो जाएंगे? पाकिस्तान 1, अफ़गानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, तो और क्या है? बांग्लादेश, ये भी है, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार हो जाएगा। टोटल कितने हैं? तो आप कह सकते हैं टोटल 7 जो है, 7 देशों के साथ भूमि स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में। देखिए आपके ऑप्शन में भी दिया गया है, तो आप कह सकते हैं 7 दिया गया है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार दिए गए हैं। टोटल कितने हैं? तो आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, टोटल 7 देश हैं। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है कौन सा देश? अभी हमने पढ़ के आया है, तो आप कह सकते हैं बांग्लादेश है जो भारत के साथ सबसे अधिक दूरी सीमा साझा करता है। और भारत का कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। चलिए पूछा गया है कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भारत कितने देश के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं? तो आप कहेंगे केवल 2 देश हैं। कौन कौन से हैं? मालदीव और श्रीलंका। 2 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। चलिए पूछा गया है कि भारत में उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? भारत के उत्तर और पश्चिम, देखिए उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच की जो उत्तर और पश्चिम की बात करते हैं, तो उत्तर पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उत्तर पश्चिम कहते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि किस देश की सीमा लगती है उत्तर पश्चिम, तो आप कह सकते हैं म्यांमार तो नहीं हो जाएगा, बांग्लादेश भी नहीं होगा, चीन भूटान भी नहीं होगा, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ व्याख्या के रूप में बताया गया है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा साझा करता है 3,323 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान की सीमा साझा करता है कितने किलोमीटर, तो आप कहेंगे 3,323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यही पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ नामक जो है एक रेखा खींची गई है, उसी के तहत सीमा निर्धारित होती है। ठीक है, और किसके द्वारा खींची गई थी, तो आप कहेंगे रेड क्लिफ पंचाट के द्वारा यह रेखा भी खींची गई है, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? कौन कौन से देश हैं जो भारत का हिस्सा हुआ करते थे? क्या पाकिस्तान पहले भारत में था और बांग्लादेश भी भारत में था, या फिर चीन नेपाल भारत में थे, श्रीलंका और मालदीव भारत में थे, इंडोनेशिया और भूटान भारत में थे? बताइए। तो आप कह सकते हैं कि भारत का हिस्सा हुआ करते थे पाकिस्तान, और बांग्लादेश जो है यह भारत का ही हिस्सा जो है हुआ करते थे। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए इसके बारे में बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देश कौन कौन से हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की जब भी बात की जाएगी तो उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी शामिल रहेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि भारत की किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। अब पूछा गया है कि भारत की लंबी भूमि रेखा कितनी है, जो भूमि रेखा टोटल कितने देशों के साथ सीमा साझा कर, कितनी दूरी पूछा गया है कि जो भारत की पूरी दूरी है वह कितने किलोमीटर है, तो आप कहेंगे वह जो हो जाएगी 15,106.7 किलोमीटर हो जाएगी टोटल मिला के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पूछा गया है कि भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है। भारत अपनी जो सीमा साझा करता है कितने देशों के साथ, आप कह सकते हैं 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जो आपके सामने दिए गए हैं निम्न प्रकार से, जैसे कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और सबसे अधिक जो है सीमा साझा किस देश के साथ करता है, तो आप कह सकते हैं बांग्लादेश के साथ। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है, मतलब आप किस देश में आ और जा सकते हैं, आपको कोई जो है पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि खुली सीमा की बात करेगा तो नेपाल एक ऐसा देश है जिससे आप भारत में आ सकते हैं और भारत से जा भी सकते हैं। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बताया गया है कि भारत के साथ नेपाल की जो है 1,751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल से बिहार की सीमा सबसे अधिक लगती है। सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बिहार की, तो आप कहेंगे नेपाल के साथ। और नेपाल जो है भारत के किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो आप कहेंगे बिहार के साथ। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, देखिए भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? मेघालय में कौन सा एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आप कहेंगे मासिन राम जो है सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे मासिन राम। व्याख्या के रूप में बताया गया है, देखिए कह रहा मेघालय के पठार में गारो खासी जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिनके कारण जो है यहाँ मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। मासिन राम तथा चेरापूंजी जो है खासी पहाड़ी में स्थित हैं, इस वजह से यहाँ अधिक वर्षा होती है। अब आपसे पूछा गया है कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद जो है यह कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे गंगोत्री हिमनद की बात की जाएगी तो यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या के रूप में बताया गया है, देखिए
गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तर काशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। पूछ लिया जाएगा कि गंगा नदी का जो उद्गम होता है वह कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है गंगा नदी का उद्गम। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की जब भी बात की जाएगी तो वह यमुना हो जाएगी, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। पूछ लिया जाएगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। यमुना कहाँ से निकलती है? तो आप कहेंगे यमुनोत्री हिमनद से निकलती है यमुना, और गंगोत्री से गंगा नदी, यमुनोत्री से यमुना नदी। चलिए आगे पूछा गया है आपसे कि गंगा नदी पद्मा और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा जमुना से मिलने के बाद मेघना के नाम से जानी जाती है। देखिए इसकी बात करते हैं। गंगा नदी, देखिए गंगा नदी यहाँ से प्रभावित होते आ रही है, मान लीजिए इधर से आ रही है, और ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी आपकी इधर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यहाँ आके मिलती है बांग्लादेश में, ठीक है। यहाँ दोनों नदियाँ आके मिल जाती हैं, यहाँ दोनों नदियाँ आके मिल जाती हैं, और यहाँ से मिलने के बाद यह नदियाँ एक हो जाती हैं। दोनों मिलने के बाद जो है मेघना के नाम से जानी जाती हैं। तो आप कह सकते हैं बांग्लादेश में जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी दोनों मिल जाती हैं तो वह कहाँ से मिलती हैं? तो आप कहेंगे बांग्लादेश में मिलती हैं, उसके बाद जो है मेघना के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। चलिए इसमें पूछा गया है कि भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? अंतःस्थलीय नौ संचालन मार्ग जहाँ नाव चलाई जाती हो वह जलमार्ग की लंबाई हमसे पूछा गया है। तो आप कह सकते हैं उसकी लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर है, ठीक है। देखिए व्याख्या के रूप में बताया गया है कि एक समुद्री मील बराबर जो होता है 1.824 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.824 किलोमीटर होता है। वर्तमान में देश के राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 111 है। पूछ लिया जाएगा राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 111 है। भारत की समुद्री सीमा जो है 12, कह रहा है कि भारत की समुद्री सीमा 12 समुद्री मील जिसे कहा जाता है 21.9 किलोमीटर की है। भारत की समुद्री सीमा कितनी है? तो आप कह सकते हैं 21.9 किलोमीटर, और आप कह सकते हैं 12 समुद्री मील, नॉटिकल मील कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत की स्थिति जो है, भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। जैसे पूछा गया है कि विशाखापत्तनम स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, कहाँ है दोस्तों? विशाखापत्तनम जो एक बंदरगाह है, स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से सुरक्षित बंदरगाह है। तो आप कहेंगे क्योंकि यह जो है गहरा बंदरगाह है, ठीक है। कैसा बंदरगाह है? गहरा बंदरगाह। इसके बारे में बताया गया है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई में स्थित है। कांडला एवं ज्वारी बंदरगाह है। कांडला की बात करते हैं तो कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल पोर्ट इसका नाम है, नया नाम। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? तो आप कहेंगे कांडला बंदरगाह है, जो स्वतंत्रता के बाद जो है इसे विकसित किया गया है। भारत के पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन से हैं? कांडला बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, नहावा सेवा बंदरगाह है, मुर्मुगांव बंदरगाह है, न्यू मंगलोर बंदरगाह है और कोचीन बंदरगाह है, ठीक है। आगे बात करते हैं पूर्वी तट की, देख लेते हैं। तो पूर्वी तट में कौन कौन से बंदरगाह हैं? एक तो है तूतीकोरिन, दूसरा चेन्नई, तीसरा है एन्नोर, चौथा है विशाखापट्टनम और पांचवा है आप कह सकते हैं पारादीप, छठवां हल्दिया
और तथा पोर्ट ब्लेयर है, यह पूर्वी तट की बात है। कहा गया है कि पारादीप गहरा तथा लैगून सदृश बंदरगाह है। लैगून कैसा बंदरगाह है, तो आप कहेंगे सदृश बंदरगाह है, और पारादीप कैसा है, तो यह कह सकते हैं गहरा बंदरगाह है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? इनमें से कौन सा जो है भारतीय रेलवे ट्रैक की श्रेणी नहीं है, तो आप कहेंगे फुट गेज जो है यह भारतीय रेलवे ट्रैक की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। रेल के चारों गेज के बारे में बताया गया है। देखिए, इसमें है, कह रहा है कि एक ब्रॉड गेज जो होता है 1.676 मीटर होता है। दूसरा कह रहा है मीटर गेज की बात करते हैं तो यह 1 मीटर होता है। नैरो गेज की बात करते हैं तो 0.610 मीटर या फिर 0.762 मीटर होता है। स्टैंडर्ड गेज की बात करते हैं तो 1.435 मीटर होता है। देश का सबसे लंबी जो है रेलगाड़ी, मालगाड़ी की बात करते हैं, देश का सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? सुपर वासुकी है। ठीक है, देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी है, कौन सी है? तो आप कहेंगे सुपर वासुकी है। आगे बात करते हैं। देखिए, पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली कौन सी ट्रेन है? तो आप कहेंगे विवेक एक्सप्रेस है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक यह जाती है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन है? तो आप कहेंगे सबसे ऊंचा जो है रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में बना है, और कौन सा है? चिनाब ब्रिज है। पूछा गया है कि चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है नदी तल से? तो आप कहेंगे 359 मीटर ऊपर बनाया गया है चिनाब ब्रिज। भारतीय रेलवे जो है 18 मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन, कह रहा है कि कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफार्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म की जब भी बात की जाएगी तो कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है वह दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। पूछ लिया जाएगा रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आप कह सकते हैं 1905 में। आगे बात करते हैं। कह रहा भारत में पहला सीमेंट संयंत्र जो है किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सीमेंट संयंत्र की बात की गई है तो यह सबसे पहले स्थापित किया गया था कब? 1904 में किया गया है। व्याख्या में बताया गया है कि सीमेंट का आविष्कार जो है 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। सबसे पहले सीमेंट का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र लगाने का प्रयास 1904 ईस्वी में चेन्नई में किया गया था, परंतु यह असफल रहा था। ठीक है, सबसे पहले लगाने का प्रयास कहाँ किया गया था? 1904 में चेन्नई में किया गया था, लेकिन यह असफल हो गया था। सफल कब हुआ था? सफल संयंत्र 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में स्थापित किया गया था। 1904 में जो है असफल हो गया, फिर ठीक उसके 10 वर्ष बाद 1914 में यह सफल हुआ था, जो कि इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में स्थापित किया गया था। कह रहा है कि केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात है, उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे उसका नाम जो है अथिरापिल्ली जलप्रपात है। क्या है? अथिरापिल्ली जलप्रपात, ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। आगे बात करते हैं। व्याख्या के रूप में बताया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करेंगे तो कुचिकल जलप्रपात है। इसकी लंबाई कितनी है? 455 मीटर है। ठीक है, जलप्रपात जो है यह कहाँ बनाया गया है? तो आप कहेंगे वराही नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग गोरसप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई की बात कर 253 मीटर शरावती नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नर्मदा नदी पर बनने वाला जलप्रपात कौन सा है? तो आप कहेंगे धुआंधार जलप्रपात है, दुग्ध धारा और कपिल धारा से संबंधित है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है? धुआंधार है, दूधधारा है, कपिलधारा भी है। आगे बात करते हैं, देखिए इसमें बताया गया है चुलिया जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है? चंबल नदी पर। कहाँ है? राजस्थान पे है। चित्रकूट जलप्रपात इरावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई है? भारत की पहली जूट मिल जो है किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। व्याख्या के रूप में बताया गया है कि जूट उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान तथा निर्यात में दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत में पहली जूट मिल जो है 1855 ईस्वी में रिसरा कोलकाता के निकट में स्थापित की गई थी। जूट के उत्पादन में पहला तथा दूसरा स्थान क्रमशः, पहला स्थान पश्चिम बंगाल और दूसरा स्थान कौन सा है? बिहार है जूट के उत्पादन में। ठीक है, आगे बात करते हैं, पूछा गया है कि भारत में मानसून की अवधि जो है जून के आरंभ से लेकर सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच में होती है? भारत में मानसून की अवधि जून से आरंभ होती है और सितंबर के मध्य जो है कितने दिनों तक होता है? तो आप कहेंगे 100 से 120 दिन जो है वर्षा होती है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि मानसूनी पवनें सर्वप्रथम केरल राज्य के तट से टकराती हैं। मानसूनी पवन जो है सबसे पहले कहाँ टकराती हैं? तो आप कहेंगे केरल राज्य से टकराती हैं। वर्षा ऋतु का समय काल क्या है? 15 जून से और 15 सितंबर तक वर्षा होने का समय निर्धारित किया गया है। तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। पूछा जाएगा तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो आप कहेंगे उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। आगे बात करते हैं, भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। भारतीय मानसून को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? तो आप कहेंगे मौसमी जलवायु है। ठीक है, कैसी जलवायु है? मौसमी जलवायु है। 26 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है, यह हमसे पूछा गया है। मीठे पानी की झील जो है आपकी लोकटक भी झील है, बाड़ा झील है, भीमताल भी है, लेकिन जो सांभर झील है यह मीठे पानी की झील नहीं है। तो आप कह सकते हैं सांभर झील जो राजस्थान में, यह मीठे पानी की झील नहीं है। ठीक है, व्याख्या के रूप में बताया गया है लोकटक झील मणिपुर में है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। जो है वेम्बनाड जो झील है, वेम्बनाड झील, यह केरल राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील है जिसकी लंबाई की बात करते हैं तो 96 किलोमीटर है। श्रीहरिकोटा द्वीप एवं पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इस द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। पूछ लिया जाएगा सतीश धवन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और इसी द्वीप पर जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। आगे बात करते हैं बूलर झील की। तो बूलर झील जम्मू कश्मीर में है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए 27 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? देश की जलवायु को प्रभावित करने वाली कौन सी रेखा है वह हमसे पूछा गया है। तो आप कह सकते हैं जो यह रेखा हो जाएगी इसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत से मध्य से होकर गुजरती है और देश की जलवायु को प्रभावित कर देती है। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं,
कर्क रेखा आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यह टोटल 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगे बात करते हैं, कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भारत के सुदूर पूर्वी तथा सुदूर पश्चिमी भागों में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। कितने घंटे का अंतराल होता है, तो 2 घंटे का अंतराल होता है। पूछा गया है, कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल को इन तूफानों को किस नाम से जाना जाता है, तो आप उसे कह सकते हैं काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काल बैसाखी। चलिए देखते हैं, ऑप्शन में दिया गया है, तो पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है काल बैसाखी, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर के प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। कौन सी ऐसी फसल है जो तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों में उगाया जाता है, तो आप कहेंगे अरंडी के बीज जो होते हैं, यह तिलहन रबी की फसल या फिर खरीफ की फसल हो, दोनों में उगाए जाते हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बताया गया है, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। फसल कौन कौन सी होती हैं, गेहूं होता है, जौ, सरसों, मटर, राई और अलसी होते हैं। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, तो आप कहेंगे जून जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, जिसमें से गन्ना, तिलहन, धान, ज्वार, बाजरा और मक्का होता है। अरहर, कपास, सोयाबीन, तिल आदि भी होते हैं। आगे बात करते हैं, और जायद की फसल पूछा जाएगा, तो जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जून जुलाई में काट ली जाती हैं, जिसमें मुख्य फसल होती हैं ककड़ी, खीरा, तरबूज, करेला आदि भी होते हैं। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो आप कहेंगे एक मात्र नदी है नर्मदा नदी, जो पश्चिम की तरह प्रभावित होती है और यह जो है अरब सागर में गिरती है। तो इसके बारे में देखिए बताया गया है कि नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा के साथ साथ ताप्ती भी है, साबरमती भी है, शरावती भी है और मांडवी, पेरियार तथा पंबा भी नदी हैं। कह रहा है कि माही, तापी, नर्मदा, मांडवी और नदियाँ ज्वारनद मुख जो है ज्वारनद जिसे कहा जाता है एस्चुरी भी बनाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी नदी, माही नदी, तापी नदी, नर्मदा नदी और मांडवी नदी, यह जो नदियां हैं यह ज्वारनद मुख बनाती हैं जिसे एस्चुरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।